दोस्तों बालिंसा जो है हीरो बनने के चक्कर में आज जीरो बनकर रह गए हैं। पूरे नेपाल में जिन जनजियों ने बालिंसा को प्रधानमंत्री बनाया, बालिंसा को नेपाल का नया नायक बनाया, उसी बालिंसा का विरोध अब नेपाल की सड़कों पर यही जनजी कर रहे हैं। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं बालिंसा, अब इनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई है, इनकी भी सरकार गिरने की बात चल गई है। हमारे भारत के लोग जो बालिंसा को भारत की सरकार चलाने से तुलना कर रहे थे, आज उसी बालिंसा के देखिए हालात क्या हो गए हैं, हाल क्या हो गए हैं। 15 दिन पहले उनके श्रम मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ता है भ्रष्टाचार के आरोप में। अब उनके राइट हैंड सबसे ज़्यादा करीबी नेपाल के गृह मंत्री को भी भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ता है। वहीं पहले भारत विरोधी फैसला, फिर नेपाल की सड़कों पर उठता ये सैलाब बालिंसा के राजनीतिक कैरियर पर संकट की तरह दिख रहा है। नेपाल के लोग ही तमाम तरह के मुद्दों पर बालिंसा का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बालिंसा इस समय पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में इतना विरोध बालिंसा का मात्र 30 दिन बाद हो जाएगा, ये बालिंसा ने कभी सोचा नहीं था। पहले भारत विरोधी फैसले पर बालिंसा का इतना विरोध, अब उनके गृह मंत्री को लेकर उनका विरोध। पहले श्रम मंत्री जो 15 दिन पहले ही इस्तीफा दिए, जिस सरकार को नेपाल में लाया ही इसलिए गया था कि वो इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेगी, वही सरकार अब भ्रष्टाचार के आरोप में इतना घिर चुकी है कि जो गृह मंत्री थे अब वो बालिंसा के लिए एक नई मुसीबत बन गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए कैसे बालिंसा इस समय नए संकट में फंस गए हैं। बालिंसा की जाएगी कुर्सी, खतरे में नेपाल की सरकार, पूरे नेपाल में विद्रोह। सिर्फ 27 दिनों में ही हीरो से जीरो बन गए बालिंसा। हिंदुस्तान विरोधी फैसला, 15 दिनों में ही मंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा। नेपाल में फिर शुरू नई क्रांति, काठमांडू में सड़कों पर उतरे लोग, चारों तरफ बवाल हुआ शुरू। जिस जेनजी आंदोलन से प्रधानमंत्री बने थे बालिंसा, अब नेपाल की वही जेनजी कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री का विरोध। दोस्तों नेपाल की राजनीति में आज जो चल रहा है वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक अलार्म है। ये बताता है कि उम्मीदों की सरकार अगर गलत फैसले ले तो जनता उसे पल भर में कटघरे में खड़ा कर देती है। जिस बालिंसा को नेपाल के युवाओं ने नई पीढ़ी का नेता कहा, जिसे सत्ता में लाने के लिए छात्रों ने पोस्टर उठाए, जिसके समर्थन में सोशल मीडिया ने माहौल बनाया, आज उसी बालिंसा के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा तक, विराटनगर से लेकर ललितपुर तक, हर तरफ एक ही सवाल है, क्या यही था बदलाव? और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, महज 1 महीने में ऐसा हुआ क्या कि बालिंसा की सरकार को जनता ने ही घेर लिया? आज हम आपको बताएंगे उस बवाल की असली जड़ जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन कई लोग समझ नहीं पा रहे। दोस्तों सरकारें अक्सर तब गिरती नहीं है जब विपक्ष हमला करता है, सरकारें तब हिलती हैं जब आम आदमी के जेब पर चोट लगती है, और नेपाल में यही हुआ। बालिंसा की सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने तर्क दिया कि इससे घरेलू उद्योगों को फायदा होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा और विदेशी निर्भरता कम होगी। कागज पर यह फैसला राष्ट्रवादी लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ने इसे आर्थिक झटका बना दिया। नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में हजारों परिवार रोजमर्रा की जरूरत का सामान भारत से लाते हैं, तेल, मसाले, दवाइयाँ, कपड़े, किचन आइटम, और अब वही सामान महंगा हो गया है। छोटे दुकानदारों का धंधा डगमगाने लगा है, सीमा पर व्यापार में खलबली मच गई है और आम जनता के भीतर एक नाराजगी जन्म ले चुकी थी। लोगों ने कहा सुधार के नाम पर बोझ हम पर क्यों? यहीं से बालिंसा सरकार के खिलाफ असंतोष की चिंगारी भड़क उठी। नेपाल में छात्र राजनीति कोई मामूली चीज नहीं है। नेपाल का इतिहास बताता है कि यहाँ छात्र सिर्फ प्रदर्शन नहीं करते, यहाँ छात्र सरकारें गिराते हैं, और बालिंसा की सरकार ने सबसे बड़ा रिस्क यही लिया। नई सरकार ने कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र संघों की गतिविधियों पर सख्ती शुरू कर दी। सरकार का कहना था कि कैंपस में राजनीति कम होगी तो शिक्षा सुधरेगी, लेकिन छात्रों ने इसे दमन और अधिकारों पर हमला माना। फिर क्या हुआ? गेट बंद हुए, रैलियां निकली, नारे गूंजे, और जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो आंदोलन ने आग पकड़ ली। जो युवा कल तक बालिंसा को भविष्य का प्रधानमंत्री कह रहे थे, आज वही युवा कहने लगे सरकार बदल गई, सिस्टम वही रहा। दोस्तों जब सरकार के खिलाफ गुस्सा फैल रहा था, उसी वक्त नेपाल में एक और धमाका हुआ। गृह मंत्री सुधान गुरुङ पर गंभीर आरोप लग गए। विवादास्पद कारोबारी संबंध, संदिग्ध निवेश और आय से अधिक संपत्ति जैसे सवाल। अब आप खुद सोचिए,
जिस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाकर सत्ता हासिल की थी, उस सरकार का गृह मंत्री ही विवादों में फंस जाए तो जनता क्या सोचेगी? नेपाल के लोग बोले नई सरकार भी वही पुरानी कहानी निकली। हालात इतने बिगड़े कि गुरुंग को इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए जनता का भरोसा सबसे ऊपर है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में इस्तीफा सिर्फ नैतिकता नहीं होती, कई बार ये सरकार को बचाने की अंतिम कोशिश होती है। और यही इस्तीफा बालेन शाह सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं था, अब सवाल सरकार की साफ छवि का था। दोस्तों, सरकारें तब कमजोर होती हैं जब वो जनता को समझा नहीं पाती। नेपाल में यही हुआ। लोगों का कहना है कि फैसले अचानक लिए जा रहे हैं, जनता से सलाह नहीं ली जा रही, संवाद नहीं हो रहा। और इसी बीच सरकार पर आरोप लगे कि विरोध प्रदर्शन पर सख्ती हो रही है, सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा हो रही है। सरकार इसे स्टेबिलिटी कहती है, लेकिन जनता इसे कंट्रोल कह रही है। और जब जनता सरकार को कंट्रोलिंग समझने लगे तो गुस्सा आंदोलन बन जाता है। तो दोस्तों, नेपाल में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये नेपाल की जनता का एक बड़ा संदेश है। हमने आपको उम्मीद देकर सत्ता दी थी, अब जवाबदेही चाहिए। आज बालेन शाह के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो जनता से संवाद बढ़ाएं, फैसलों को चरणबद्ध तरीके से लागू करें और भरोसा जीतें, या फिर ये आंदोलन धीरे धीरे नेपाल में सत्ता विरोधी लहर बन जाएगा। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, नेपाल में अगर युवा उठ जाएं तो सरकारें उठ जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाती हैं, टिकती नहीं है। अब सवाल आपसे है, क्या बालेन शाह सच में बदलाव ला पाएंगे या फिर नेपाल भी पुराने सिस्टम में वापस चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देखें और ऐसे ही बेबाक, तगड़ी और अंदर की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।